आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 11 दिसंबर है आज, दिन है शुक्रवार। मैं अमन गुप्ता लेकर आ गया हूं शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर ममता बनर्जी से कहा है संविधान के खिलाफ काम ना करें, नहीं तो उनका दायित्व शुरू होगा। तो क्या इन संकेतों के पीछे राष्ट्रपति शासन लगाने की बात छिपी है? और बंगाली बनाम बाहरी को तूल देने का क्या ममता को फायदा होगा? और बीजेपी इससे कैसे निपट रही है, जानेंगे। दूसरी खबर में बताएंगे कि सीएए कानून बनने के 1 साल बाद हिंसक झड़पों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कहां तक पहुंची? क्या उस शख्स को मिल पाई मदद जिसकी मौत हुई थी पुलिस की गोली से? और अब तक क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो सका यह कानून? उसके बाद बात होगी आंध्र प्रदेश में रहस्यमय बीमारी की, जिससे अब तक करीब 600 लोग बीमार हो चुके हैं। उनमें किस तरह के लक्षण हैं, हेल्थ एजेंसीज और प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं। साथ ही बताएंगे किस रिकॉर्ड में टिकटॉक ने फेसबुक को पीछे छोड़ दिया है। और व्हाट्सएप के उस नए फीचर के बारे में भी जानेंगे जिसके जरिए आप खरीदारी भी कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल हेडलाइन सुनिए प्रतीक वाघमारे से। कृषि कानून के मसले पर किसानों और विपक्ष के विरोध का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेगी। इसके जरिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के फायदों को भी गिनाया जाएगा और किसानों को इसके बारे में समझाया जाएगा। साल 2021 के गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड में अयोध्या में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर की झांकी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की ओर से जो झांकी परेड में शामिल होगी उसमें राम मंदिर का मॉडल होगा। झांकी में अयोध्या में हर साल होने वाले दीपोत्सव को भी दर्शाया जाएगा। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के सामने बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इस साल की शुरुआत में जब विधानसभा में गहलोत सरकार ने अपना बहुमत साबित किया था, तब दोनों विधायकों ने अशोक गहलोत का समर्थन किया था। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 29,398 नए केस सामने आए हैं, जबकि 414 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं इसी दौरान 37,528 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 94% से ज़्यादा है। भारत और बांग्लादेश के बीच 55 साल बाद फिर से रेल मार्ग खोला जाएगा। 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और पड़ोसी बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच का रेल मार्ग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना करेंगी। पूर्व पत्रकार और कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव उदय शंकर इंडस्ट्री चैम्बर फिक्की के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। वो फिलहाल फिक्की के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। परंपरा के मुताबिक फिक्की का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ही उसका प्रेसिडेंट बनता है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी है। ओपनर रोहित शर्मा ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। बता दें कि आईपीएल के दौरान रोहित के मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ये बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आवाज है। समझ ही गए होंगे, कह रही हैं कि बंगाल को वे गुजरात वालों को नहीं देंगी, नहीं देंगी, नहीं देंगी। तो एक और बंगाली अस्मिता का कार्ड खेला जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी और टीएमसी का टकराव अब हिंसक होता जा रहा है। अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर बंगाल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहले दिन काले झंडे दिखाए गए, दूसरे दिन यानी कल उनके काफिले पर हमला हुआ। इस घटना के संबंध में गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को 14 दिसंबर को तलब किया है। घटना के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर अमित शाह को रिपोर्ट भेजी। साथ ही उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संविधान के विपरीत काम न करने की नसीहत दी है। भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रीएम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है।
मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। तो जगदीप धनखड़ ने कह दिया है कि अगर ऐसा ना हुआ तो उनका दायित्व शुरू होगा। तो क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? यही पूछा मैंने पश्चिम बंगाल की राजनीति की नब्ज समझने वाले स्वतंत्र पत्रकार उमेश से। देखिए, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, और इसका संकेत कल जेपी नड्डा ने भी दिया है कि एक जो स्थानीय न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जो हमारी पार्टी के कुछ नेता भावावेश में ऐसी बातें कह देते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, लेकिन भाजपा जो है तो इस लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, और अगर ये लगता भी है तो वो मतलब भाजपा के लिए नुकसान साबित होगा और वो तृणमूल को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रपति शासन करने जा रहा है बंगाल में। अच्छा उमेश, राज्यपाल ने ट्वीट कर यह भी कहा है कि संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है राज्य में। क्या लगता है पिछली हिंसाओं और अभी के मामले देखकर वाकई ममता के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया है? देखिए, बंगाल में राजनीतिक हिंसा, बंगाल में इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। मतलब 60 के 70 के दशक से ही राजनीतिक हिंसा बंगाल में शुरू हुई थी, जो अभी भी होती है, और कि देश के किसी भी सूबे के मुकाबले बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा होती है, ये सच है। अब ममता की सरकार में जो फर्क ये है और लेफ्ट की सरकार जो थी पहले, उन दोनों में फर्क ये था कि पहले जो इस तरह के जो पुलिस प्रशासन था उसमें सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता था। हस्तक्षेप होता था मगर इस तरीके से, जिस तरीके से हम अभी देख पा रहे हैं कि कमिश्नर खुद धरने पर बैठ जाते हैं ममता बनर्जी के साथ। पिछली बार हमने देखा गया सीबीआई की कार्रवाई हुई थी तब। तो इस सरकार में एक जो बहुत बड़ा फर्क ये है कि जो इसमें पुलिस प्रशासन में सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से इस तरह की हिंसाएं हो रही हैं, मतलब बढ़ रही हैं, और फिर का हम लोग इस तरह से असर देख रहे हैं। मतलब ये निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो एक पुलिसिया लापरवाही बढ़ती जा रही है और जिसका उस तृणमूल को नुकसान हो सकता है। अच्छा उमेश, इस बंगाली बनाम बाहरी में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, और जो हाल की घटना है उसका क्या राजनीतिक नुकसान भुगतना पड़ेगा ममता को? देखिए, राजनीतिक नुकसान तो कुछ हद तक होगा। जो हिंसक जो वारदातें हो रही उसका तो एक राजनीतिक नुकसान होगा, और जहां तक बाहरी और बंगाली का मसला है, तो एक जो भाजपा का एक राष्ट्रवादी एजेंडा जो होता है, तो उससे निपटने के लिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एक सब नेशनलिज्म को सामने रखती हैं। आप अगर बिहार को देखें तो 2015 में जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त नीतीश कुमार राजद के साथ थे, और उस वक्त भी उन्होंने भी एक बिहारी और बाहरी का नारा दिया था। आप साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ भी एक सब नेशनलिज्म चलता है, वहाँ पे क्षेत्रवाद चलता है। तो ममता बनर्जी उसी धर्रे पर चलते हुए वो एक बंगाली और बनाम बाहरी कर रही हैं, जिसमें कि उनका सीधा टारगेट ये जेपी नड्डा होते हैं, अमित शाह है, कैलाश विजयवर्गीय है, जो कि बंगाली मूल के नहीं है, और वो वहाँ पे कैंप किए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश है ममता बनर्जी की कि जो एक सब नेशनलिज्म को उभार के एक बंगाली वोटर को अपनी तरफ करने की, मगर अब ये कितना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा ये तो देखने वाली बात होगी। जी अच्छा उमेश, ये भी समझना चाहूंगा कि बीजेपी ने स्थानीय तौर पर इस मामले को किस तरह से मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है? देखिए, भाजपा जो कर रही है वो अब भाजपा के पास वैसे तो इसका बहुत करारा जवाब है नहीं, तो अब इसके एवज में जो क्या करे, अब कुछ आप देखें तो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं तथागत राय, तो वो एक मुद्दा ले आए कि भाई ये जो बाहरी और बंगाली की बात कर रहे हैं तृणमूल में, वो नेता कर रहे हैं जो खुद बाहरी हैं। उन्होंने फिरहाद हकीम का उदाहरण दिया कि फिरहाद हकीम का जो पुश्तैनी मकान है वो गया में है, प्रशांत किशोर हैं तो वो खुद बक्सर के हैं, और ये लोग जो है बाहरी और बंगाली का मुद्दा उछाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तृणमूल ने जो शुरू किया, जो बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा, इसके तोड़ में भाजपा के पास बहुत कुछ मजबूत तर्क नहीं है। यही वजह है कि अब देखेंगे कि ज्यादातर जो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग बॉडी में जो भी हैं, जो अमित शाह आते हैं, जेपी नड्डा आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय आते हैं, तेजस्वी सूर्या आते हैं, और स्थानीय नेताओं को बहुत तवज्जो नहीं मिल रही है। तो ये बहुत मुश्किल है भाजपा के लिए थोड़ा सा इस इशू को टैकल करना। ये थे पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र पत्रकार उमेश। नागरिकता संशोधन कानून को आए हुए 1 साल हो चुका है।
केंद्र सरकार ने पिछले साल 11 दिसंबर को CAA पास किया था। हालांकि इसके बाद पूरे देश में धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। दिल्ली के शाहीन बाग और देश के कई अन्य हिस्सों में शाहीन बाग की तर्ज पर धरना प्रदर्शन किए गए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के घंटाघर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद पार्क में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों के बाद योगी सरकार ने बेहद ही कड़ा रुख अपनाया था। हिंसा में शामिल लोगों की कथित पहचान CCTV के जरिए कराई गई। फिर सैकड़ों लोगों की तस्वीरें लखनऊ और दूसरे शहरों के चौक चौराहों पर टांग दी गई। इन सभी लोगों से नुकसान की वसूली भी की गई। अभियान चलाया गया और वसूल की गई रकम लाखों में थी। अब आज 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में इस कानून के विरोध करने वालों के खिलाफ जंग कहां तक पहुंची, कितनी गिरफ्तारियां हुई, यही पूछा मैंने लखनऊ में मौजूद आज तक रेडियो के संवाददाता आशीष श्रीवास्तव से। अभी तक 576 अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें से पुलिस ने लगभग 37 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगा दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितने भी लोग थे, जितने लोग इन्वॉल्व थे, सबकी पुलिस ने फोटो खींची, उनके विरुद्ध उनको फोटो से पहचान की गई और उसके बाद कार्रवाई चालू हुई। सैकड़ों की तादाद में ये कार्रवाई की गई। इसमें 112 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई और 8 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर इनाम घोषित किया गया और उनको इनाम घोषित करने के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस यहाँ भी नहीं रुकी। पुलिस ने ऐसे प्रदर्शनकारियों के लिए 4 लोग ऐसे थे जिनको जिला बदर कर दिया गया, यानी कि उनको जिले से बाहर कर दिया गया। तो पुलिस की ये कार्रवाई जो 576 लोगों के खिलाफ हुई है, ये इसमें से तकरीबन 37 ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरा चार्ज लगा के जेल के अंदर भेज दिया गया है। और बड़ी बात ये रही कि इन सभी मामलों में पुलिस की अभी तक कार्रवाई लगातार जारी है। जितने लोग पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के बाद उनको ऊपर जांच की जा रही है जी। ऐसे में ऐसा नहीं है कि पुलिस की कार्रवाई रुक गई, पुलिस अभी भी उन्हीं कामों को आगे बढ़ा रही है। अच्छा आशीष, लखनऊ में पुलिस की गोली का एक शख्स शिकार भी हुआ था। उसके परिवार को सरकारी मदद का आश्वासन दिया गया था उस वक्त। आज 1 साल बाद क्या स्थिति है उनकी? सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ में जो प्रदर्शन हुआ था उसमें एक व्यक्ति वकील नाम का था जो रिक्शा चालक था। उस दौरान प्रदर्शन में उसकी गोली से मौत हुई थी और वो इकलौती ऐसी मौत थी जिसके बाद सरकार ने उसके घर पर अपने प्रशासन के अधिकारी भेजे थे। काफी जब बातचीत हुई उसके बाद उनको आश्वासन मिला था कि उनको घर दिया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा और उसके बाद लगातार उनसे मदद की गुहार की गई और बताया गया कि आपकी की जाएगी। लेकिन आज इस स्थिति में जब हमने उनको जाना कि 1 साल बाद, तो वो फावड़ा चलाते हुए मिली, यानी कि वो आज मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं और उनकी माँ यानी उस लड़के की जो जिसकी मौत हो गई उसकी माँ और पिता दोनों ही मजदूरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके सरकार के प्रति उनके अंदर रोष यह है कि सरकार ने वादे उस समय किए थे हमसे। हमारे घर पे उनके प्रशासन के अधिकारी आए थे, सभी लोग आए थे, लेकिन हमें ना ही मकान मिला, ना ही पैसा मिला और ना ही किसी तरीके की मदद मिली। रोते हुए उन्होंने यह कहा कि आज हमारे हाथ में ना हमारा बेटा रहा और ना ही सरकार की कोई मदद। NRC के रंगों में हमारा बेटा चला गया और आज 1 साल के बाद ना कोई पूछने वाला हमें है। हम कैसे गुजारा बसारा कर रहे हैं, कैसे अपना पेट खपाल रहे हैं, ये भी तक कोई हालचाल नहीं रहा। इस स्थिति में वो लोग हैं। अच्छा आशीष, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का क्या कहना है जिनकी चौराहों पर तस्वीर टांगी गई थी, पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया लेकिन फिर बाद में छूट गए? देखिए, जिस तरीके से 1 साल पहले जो प्रदर्शन हुआ था उसमें सामाजिक संगठन में चाहे सदर जफर रही हो, प्रशांत दारापुरी रही हो, कबीर दीपक कबीर रहे हो, इस तरीके के जो सामाजिक संगठन से जुड़े लोग थे वो इस प्रदर्शन में शामिल थे, जिसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की। उसके बाद 1 साल बीत जाने के बाद आज उनकी स्थिति ये है कि वो इतना परेशान है कि उनको सोशल बाइकआउट कर दिया गया। जब से उनके पोस्टर थे, उनके पोस्टर चौराहों पे लगा दिए गए। उनकी बेटी या बेटे जब स्कूल जाते हैं तो उनसे लोग पूछते हैं, उनको सोसाइटी से, ग्रुप से निकाल दिया जाता है, उनको जिस वेलफेयर सोसाइटी में रहते हैं वहां से हटा दिया जाता है। तो वो पूरी तरीके से सोशल बाइकआउट हो गए, पूरी तरीके से उनकी नौकरियां से निकाल दिया गया। उनसे ये कहा गया, उनकी जहां पर वो जॉब करते थे, कि आप ऐसे व्यक्तियों को रखते हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं या इस तरीके की कानून का विरोध करते हैं, निकाल दीजिए इनको। लोगों ने फोन करके इस तरीके से और पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने कहा। तो वो सोशल बाइकआउट से आज तक वो लोग नहीं उभर पाए हैं। आज भी उनके बेटे या बेटियां डरे रहते हैं, सोचते हैं कि हम बाहर जाते हैं तो इस तरीके की हमसे बातें की जाती हैं। तो ये
और उनकी बात माने तो वो संविधान की तौर पे एक प्रदर्शन की जगह एक मांग कर रहे हैं, एक कानून, एक ऐसे लोगों की मांग कर रहे हैं जो जिनका लैंड में ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, सभी लोग हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा है, वो जिसकी भी लैंड है उसके लिए बात कर रहे हैं। और उनको ये सिला दिया जाता है सरकार की तरफ से कि उनका सोशल बाइकआउट हो जाता है। ये थे आज तक रेडियो के रिपोर्टर आशीष श्रीवास्तव। और CAA NRC पर इतने कड़े विरोध के बाद भी सरकार पीछे नहीं हटी। हालांकि महामारी के चक्कर में विरोध जरूर थम गया, लेकिन कानून बने 1 साल हो गया है, तो इसके जमीन पर लागू न हो पाने की वजह क्या रही, और अब 1 साल बाद इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाने के लिए सरकार ने किस तरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं, इस बारे में मैंने जाना इंडिया टुडे में डिप्टी एडिटर कमलजीत कौर संधू से। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है वो इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि रूल्स अभी तक नोटिफाई होम मिनिस्ट्री ने नहीं किए हैं, यानी गृह मंत्रालय को जो रूल्स नोटिफाई करने थे वो नहीं हो पाया है कि किस रूल्स के तहत ये नोटिफाई किया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज आ रहे हैं, यानी हिंदूज हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, जो माइनॉरिटीज परसिक्यूटेड है इन्हीं देशों में, उनको सिटीजनशिप ग्रांट करेगा। लेकिन ये सारा मुद्दा दोबारा एक बार उठा है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय हैं जो बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हाल ही में वेस्ट बंगाल में कहा था कि हम जल्द ही ये रूल्स ला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पड़ा हुआ है और कई ऑपोजिशन लीडर्स हैं, ममता बनर्जी हैं जिन्होंने आपत्ति जताई है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है और जनवरी में हमें ये रोल आउट कर देंगे। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि लगभग हमें बताया गया है कि ये सारी तैयारी हो चुकी है। हाल ही में जो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, वो भी दिल्ली आए थे और वो जेपी नड्डा से मुलाकात की है, बीजेपी प्रेसिडेंट से, और उनने अमित शाह से भी मीटिंग में मुलाकात की। और असम असेंबली इलेक्शन के अलावा CAA पे भी चर्चा हुई है। तो आपको अगर हम बताते चलें कि असेंबली इलेक्शन है वो कई जगह हो रहे हैं अगले साल। हम वेस्ट बंगाल की बात करें, हम केरला, तमिलनाडु की बात करें, पुदुचेरी की बात करें, असम की बात करें, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये देखना होगा कि अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस तरह से CAA के लिए बवाल हुआ था कि हजारों लोग सड़कों पर बैठे थे, क्या वो हम एक बार फिर देखेंगे? क्योंकि कोविड के चलते उन्हें भी अपील किया गया था और उसके बाद वो तब से मार्च का हमने देखा है कि सड़कों पे इस तरह से प्रदर्शन नहीं हो रहा था। लेकिन एक बार फिर ये अगर फोकस में आता है तो किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की भी होती है वो देखना होगी। पर फिलहाल हम देखें तो राजनीति की लिए इनको हो सकता है कि फायदा हो, और क्योंकि ये कानून बन चुका है इसका मतलब रोल आउट तो होगा ही। ये थी इंडिया टुडे में डिप्टी एडिटर कमलजीत कौर संधू। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाई अब 8,848.86 मीटर है, यानी 0.86 मीटर ये ऊंचाई बढ़ चुकी है। तो इस ऊंचाई बढ़ने के कारण क्या है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, तो ये ऊंचाई बढ़ कैसे गई? किसी पहाड़ की ऊंचाई या किसी ग्लेशियर की ऊंचाई नापी कैसे जाती है? और एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ने का क्या फ़ायदा होगा? यही जानने के लिए मैंने वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में ग्लेशियल स्टडी पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संतोष राय से बात की है। ज़रूर सुनिएगा ये पॉडकास्ट। आपको aajtak.in/podcast ये हमारा वेब पेज का पता है, यहाँ लॉगिन करने पर ये मिल जाएगा। और अगर पसंद आता है तो अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर भेजिएगा radio@aajtak.com पर। अब बात आंध्र प्रदेश की। यहाँ एक रहस्यमय बीमारी का पता चला है। इससे अब तक 600 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं। वहीं विजयवाड़ा के GGH अस्पताल में 2 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री AK श्रीनिवास, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में पहुंचे, वहां मरीजों से उनका हालचाल जाना। हालांकि इस बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने रहस्यमय बीमारी की बात को फिलहाल नहीं माना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक महिला मरीज जिसकी मौत हुई है उसको कोविड-19 संक्रमण था और दूसरे पुरुष मरीज की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। लेकिन महामारी के दौर में इस घटना ने देशवासियों को चिंता में डाल दिया है। हमारे संवाददाता आशीष पांडे इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मैंने उनसे बात की और पूछा कि किस तरह से लोगों को समस्याएं इस बीमारी में हो रही हैं
और प्रथम दृष्टया इस मामले की क्या संभावित वजह बताई जा रही है? लोगों के अंदर हरारत है, सांस लेने में दिक्कत है, चक्कर आकर गिरना है, इस तरीके की शिकायतें मिल रही हैं, वोमिटिंग की शिकायतें मिल रही हैं। और ये जो घटनाएं हैं, इस तरीके की सिम्टम्स हैं, पिछले करीब एक सप्ताह से एलुरु जो टाउन है वेस्ट गोदावरी जिले के अंदर पड़ता है आंध्र प्रदेश का, वहां पर ये रिपोर्ट की जा रही है। अगर हम एलुरु शहर की बात करें तो करीब 3 लाख की आबादी का यह शहर है और इस शहर का अधिकांश हिस्सा इस तरीके के सिम्टम्स के बारे में शिकायत कर रहा है और करीब 600 से ज्यादा लोगों को अब तक एक सप्ताह के दौरान हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया है। इसमें से एटलीस्ट कम से कम 3 लोगों को विजयवाड़ा के बड़े अस्पताल में रेफर भी किया गया है। दुर्भाग्यवश एक शख्स की मौत हो चुकी है इस तरीके के रहस्यमय बीमारी की वजह से। अभी अगर हम बात करें इस बीमारी के कारणों की, तो कारणों की पड़ताल के लिए एम्स की एक उच्च स्तरीय टीम, दिल्ली के डॉक्टरों की टीम एलुरु शहर में है। उसके अलावा एनआईवी की टीम, एनआईवी पुणे की टीम है, वो यहाँ पर एलुरु शहर में है। और उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी अंतर्राष्ट्रीय टीम, एक 2 सदस्यीय टीम एलुरु में भी विजिट कर रही है। लेकिन अभी तक कुछ पुख्ता नहीं पता चल पाया है कि क्यों इस तरीके की शिकायतें लोगों को हो रही है। हालांकि शक ये जताया जा रहा है कि शायद लेड की जो पॉइजनिंग है उसकी वजह से जो पानी है वो जहरीला हो गया और उसकी वजह से शायद इस तरीके की शिकायतें लोगों में, स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें लोगों में दिख रही हैं। अच्छा आशीष, हेल्थ एजेंसीज और प्रदेश सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं अभी इस बीमारी को लेकर? आंध्र प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले के लिए कुछ स्तरीय मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई है जिसमें 21 सदस्य होंगे। इस कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो राज्य के चीफ सेक्रेटरी है। ये 21 सदस्यीय कमेटी न सिर्फ मामले की पड़ताल करेगी, वहां किस वजह से इस तरीके की स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें आ रही हैं उसकी पड़ताल करेगी, बल्कि ये राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी क्या इस तरीके की कोई समस्या हो रही है या होने की गुंजाइश है उसकी भी पड़ताल करेगी। और उसके बाद एक सुझाव जो है ये जल्द से जल्द सरकार को देगी। और राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री हैं किशन रेड्डी, वो स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। तो जाहिर तौर पे केंद्र और राज्य दोनों इस स्थिति को जो अभूतपूर्व है, पहले कभी इस तरीके की स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें नहीं देखी गई हैं, इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। पड़ताल जो है किस कारण से ये बीमारी या इस तरीके के स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें पैदा हो रही हैं उसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाया जा सके, इसके बारे में कई उच्च स्तरीय कमेटी हैं राज्य की, केंद्र की, वो लगातार दूध के सैंपल्स है, पानी के सैंपल्स हैं, वहां के हवा के सैंपल्स हैं, मिट्टी के सैंपल्स हैं, इन सारे सैंपल्स को टेस्ट कर पता करने की कोशिश की जा रही है। अब तक करीब 50 से ज्यादा जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनके ब्लड सैंपल्स को भी अलग अलग लैब्स में टेस्ट के लिए भेजा गया है। ये थे आज तक रेडियो के रिपोर्टर आशीष पांडे। 29 जून को सरकार ने 29 चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगाई थी। इसमें टिकटॉक का नाम भी था। बैन होने के बाद कुछ महीनों तक ये लोगों के फोन में चलता रहा, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस साल इस ऐप को भारत में डाउनलोड होने के लिए कुल 6 से 7 महीनों का ही विंडो मिला। बावजूद इसके इसने इस साल में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले ऐप के मामले में टॉप पर जगह बनाई है। कई सालों से टॉप पर बना फेसबुक इसमें पिछड़ गया है। तो टिकटॉक ने किस तरह ये बाजी मारी, आंकड़े क्या कहते हैं और डाउनलोड होने वाले टॉप 5 ऐप कौन से हैं, यही पूछा मैंने इस रिपोर्ट की स्टडी करने वाले आज तक में टेक जर्नलिस्ट मुंजिर अहमद से। टिकटॉक नंबर 1 पे है और टिकटॉक ने पिछले साल के मुकाबले 3 स्टेप छलांग लगाई है और नंबर 1 बन गया। इससे पहले वो नीचे था। और टॉप की बात करें तो ये ऐप एनी जो है ये हर साल ट्रेंड्स आता है इसका। तो इस बार टॉप ऐप में नंबर 1 पे टिकटॉक है, दूसरे नंबर पे फेसबुक, तीसरे पे व्हाट्सएप, फिर चौथे पे जूम है
जो कि 200 से ज्यादा परसेंट इसमें बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इसी जो ग्लोबल महामारी है इस बार की, कोरोना वायरस, इस वजह से जूम लोगों ने ज्यादा यूज किया और बूम एक जो हुआ उस वजह से जूम इस लिस्ट में नहीं था, जो कि अब 4 नंबर पे आ गया है। 5वें पे इंस्टाग्राम है। तो टोटल टॉप 5 एप्स में से अभी भी अगर आप देखें तो जो 3 एप्स हैं वो फेसबुक के ही हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा। और एक जो है वो टिकटॉक, जैसा कि पहले बताया। उसके बाद मैसेंजर का नंबर आता है 6 पे, 7 पे गूगल मीट, 8 पे है स्नैपचैट, 9 पे है टेलीग्राम और 10 पे लाइकी ऐप है। इस बार के जो आंकड़े हैं वो पिछले साल के मुकाबले कई मायनों में काफी अलग रहे हैं, क्योंकि 2020 जो रहा है इसमें लोगों ने ज्यादा फोन यूज किया है। इसके जो ऐप यानी के आंकड़े हैं ये बताते हैं। अच्छा मुंजिर, ये तो हुई डाउनलोड की बात, लेकिन कंज्यूमर स्पेंड और मंथली एक्टिव यूजर्स के मामले की अगर बात करें तो उस मामले में किस ऐप का दबदबा रहा? कंज्यूमर स्पेंड का जहां तक सवाल है तो लोगों ने 2020 में, और ये आंकड़ा जनवरी से लेकर नवंबर तक का है, जनवरी 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक का है, तो टिंडर पर लोगों ने इस बार सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया। इस साल नंबर 1 पे टिंडर रहा है और कोई चेंजेस नहीं है। टिंडर पहले भी नंबर 1 था, अभी भी है। टिकटॉक ने हालांकि नीचे से काफी पहुंच करके ऊपर आ गया और दूसरे नंबर पे है टिकटॉक स्पेंड के मामले में। तीसरे नंबर पे यूट्यूब है, इसने भी 2 स्टेप आगे बढ़ा है। और चौथे नंबर पे इंटरेस्टिंग है डिज्नी प्लस जो है वो, चूंकि ये आंकड़े ग्लोबल हैं तो डिज्नी प्लस यूएस में कुछ समय पहले काफी पॉपुलर हुआ था, तो इसने भी इस लिस्ट में काफी ऊंची छलांग लगाई है और ये ऊपर पहुंच गया है, तो ये चौथे नंबर पे है। फिर 5वें नंबर पे टेंसेंट वीडियो है चाइनीज, 6ठे नंबर पे नेटफ्लिक्स, IQI है 7वें नंबर पे, गूगल वन है 8वें नंबर पे, बीगो लाइव है 9वें नंबर पे और 10 नंबर पे है पेंडोरा म्यूजिक। तो ये कंज्यूमर स्पेंड्स रहे हैं इस साल के ऐप एनी की रिपोर्ट के मुताबिक। मंथली एक्टिव यूजर का जहां तक सवाल है तो इसमें जो है जनवरी से अक्टूबर तक का ही आंकड़ा है। इसमें पिछले साल के मुकाबले इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। जो पिछले साल था वो इस साल भी है। मंथली एक्टिव यूजर्स में फेसबुक नंबर 1 पे अभी भी है, पहले भी था। व्हाट्सएप दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे फेसबुक, चौथे नंबर पे इंस्टा, 5वें नंबर पे अमेजोन। यानी टॉप 5 में से 4 ऐप्स जो हैं वो फेसबुक के ही हैं। 6ठे नंबर पे ट्विटर, 7वें पे नेटफ्लिक्स, 8वें पे टिकटॉक, 9वें पे स्पॉटिफाई और 10वें पे स्नैपचैट का नंबर है। इनमें से टिकटॉक और नेटफ्लिक्स नीचे से ऊपर आए हैं, बाकी जो दूसरे ऐप्स हैं वो एज यूजुअल पहले की तरह ही हैं। अच्छा मुंजिर, क्या रिपोर्ट में इस उछाल के किसी कारण का जिक्र किया गया है या अनुमान लगाया गया है जिससे टिकटॉक टॉप पे पहुंच गया हो, इतना डाउनलोड हुआ हो? बिजनेस ऐप, चूंकि वर्क फ्रॉम होम का ज्यादा क्रेज रहा, इनफैक्ट क्रेज क्या इसे कह लें कि मैंडेटरी कर दिया कई कंपनियों ने और लोगों ने घर पे रह के काम करने की तरजीह भी दी है और कंपनियों ने भी लोगों को वर्क फ्रॉम होम, ट्विटर जैसी कंपनियां तो उन्होंने कहा है कि आप हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो इस वजह से लोगों ने जैसे गूगल मीट्स हो गया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का टीम है, सिस्को वेबएक्स है, जूम है, इस तरह के ऐप्स को ज्यादा लोगों ने तरजीह दी है इस बार। इसके अलावा बिजनेस ऐप भी हैं, जैसे गूगल वन की ही बात कर लें तो उसमें 3-4 वो सेट ऑफ ऐप्स हैं, उसे भी इस बार लोगों ने काफी यूज किया और वो भी इस लिस्ट में है, पहले वो इस लिस्ट में नहीं था। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो आंकड़े हैं ये गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के हैं, कंबाइंड हैं। और इस बार चूंकि बिजनेस भी इनका बढ़ा है और जो iOS और गूगल प्ले को मिला करके ग्लोबल स्पेंडिंग की बात करें तो वो लगभग $112 बिलियन हो चुका है, जिसे अगर करोड़ में तब्दील करें तो ये 8,26,100 करोड़ के करीब आता है इस साल। तो और इन ऐप परचेज को भी लोगों ने ज्यादा महत्व दिया है इस बार 2020 में। इससे पहले इन ऐप परचेजेस इतने नहीं किए जाते थे जितना इस बार किए गए हैं। यानी ऐप्स में जो भी सर्विसेज हैं वो पैसे दे करके लोगों ने 2020 में ज्यादा खरीदा है। अच्छा मुंजिर, इसी के साथ एक और सवाल है व्हाट्सएप से जुड़ा। खबर आ रही है कि व्हाट्सएप पर अब जल्द सामान खरीदा जा सकेगा, इसका विकल्प व्हाट्सएप देने वाला है। तो क्या है वो फीचर और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे इस्तेमाल होगा, कब तक आएगा? पिछले कुछ समय से व्हाट्सएप जो है वो शॉपिंग को लेकर के लगातार फोकस कर रहा है। अभी हाल ही में
एक डेडिकेटेड शॉपिंग बटन आया है, कार्ट बटन अभी कुछ दिन पहले आया, ये बीटा टेस्टिंग में है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये नॉर्मल व्हाट्सएप यूजर के लिए नहीं आया है, यानी आप तो इसे यूज कर पाएंगे, लेकिन जो बिजनेस अकाउंट है वो अपना जो जैसे कोई सामान कोई रिटेलर बेच रहा है, कोई मर्चेंट है, वो व्हाट्सएप से बिजनेस कर रहा है, तो उस पे जो कैटलॉग है तो आप देख पाएंगे। आप जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं तो कुछ चीजें कार्ट में ऐड कर लेते हैं, तो अभी हाल में एक कार्ट बटन एक ऐड हुआ है, तो आपको कार्ट बटन दिखेगा। आप जब बिजनेस अकाउंट पे जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आप किसी बिजनेस अकाउंट का कैटलॉग देखेंगे तो उसमें से आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इतने सामान को कार्ट में ऐड कर लें और फिर उसके बाद शॉपिंग कर लें। लेकिन अभी ये लाइव नहीं हुआ है, ये भी बीटा टेस्टिंग में है। कुछ यूजर्स को टेस्टिंग के तौर पे दिया जा रहा है और इससे पहले भी व्हाट्सएप बिजनेस में कई बदलाव आए हैं। शॉपिंग डेडिकेटेड बटन भी दिया गया है, जो कि कुछ दिनों के बाद अभी जब सब में स्टेबल वर्जन आएगा तो रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। तो अब व्हाट्सएप का जहां तक सवाल है, तो भारत में यूपीआई पेमेंट के जरिए अब व्हाट्सएप पे लेकर के आ गया, इसको भी यहाँ से भारत सरकार ने क्लियरेंस दे दिया है। हालांकि अभी लगभग 20-30% ही यूजर्स इसके एनरोल हो पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको व्हाट्सएप पे ही पूरी तरह से फुल फ्लेजेड शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप से ही आप वहीं पर पेमेंट भी कर पाएंगे। तो जो नया फीचर है वो कार्ट का है, जो सबसे रिसेंट है, वो ऐड टू कार्ट जैसे आप दूसरे शॉपिंग वेबसाइट पे करते हैं, वो उसके लिए यूज किया जाएगा। ये थे आज तक .in में टेक जर्नलिस्ट मुंजर अहमद। तो आज दिन भर में बस इतना ही। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। कार्यक्रम से जुड़ा आपका कोई फीडबैक रहता है तो आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप ईमेल में अपने सुझाव भेजिए, शिकायतें कीजिए, ताकि हम खुद को और बेहतर कर सकें। सोशल मीडिया पर अगर आप हैं तो हमसे जुड़िए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और यहाँ तक कि टेलीग्राम पर भी हमारी मौजूदगी है। वहाँ आज तक रेडियो डालकर सर्च कीजिए, हम आपको मिल जाएंगे। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।